सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सरदार खिज़र साहब हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में हालात काफ़ी तकलीफ़देह हैं और लाल मस्जिद का आपको तो इल्म होगा। वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो सड़कों पे नज़र आ रही हैं, लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा। इसके अलावा बन्नू में भी क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इसके बारे में अभी आपको मुकम्मल सूरत-ए-हाल से आगाह करते हैं। सर, सबसे पहले मुख्तसर ये बताइए कि इस्लामाबाद इस वक़्त सड़कों पे लड़कियाँ बेशुमार नज़र आ रही हैं और उनका मुतालबा क्या है और वो क्यों सड़कों पे है? जी, मुबारक साहब, इस्लामाबाद के अंदर एक अपारा चौक है और वहाँ एक मस्जिद है, लाल मस्जिद। ये अ, जनाज़ा के दौर में इसको बड़ी शोहरत मिली थी और अफ़ान जो है जहाज था, उसके लोग भी यहाँ आके रहते थे और यहाँ से जो है वो जादी जत्थे जाते थे, बल्कि उनका ये बेस कैंप था। हुँ, आपने सुना होगा अकोड़ा खटक में तो उनकी तरबियत का बंदोबस्त भी था, या उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त था, लेकिन ये बेस कैंप था, यहाँ से लाचिंग भी होती थी। और यही मौलवी अजीज साहब जो है, इनके वालिद जो थे, उसका नाम था मौलाना अब्दुल्ला। ये डीआई खान साइड के रहने वाले हैं, उस साइड के रहने वाले हैं, डेरा गाजी खान साइड के। जी। तो ये यहाँ पे आबाद हैं। इनका मामला हमेशा से ही रहा, जब कभी किसी की आंख काटता रहा, कभी इनके से किसी का मसला बना रहा। 2007 से पहले इनकी जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब है, इनकी जो बीवी है, उनका नाम है उम्मे हसान। जी। उनको आजकल वो जेल में है। वो आज वहाँ से जेल बरी हो गई है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने उससे पहले वो वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल उनका एक कंट्रोल था। इस्लामाबाद उनका उन्होंने जरमाल बनाया हुआ था, सीडी सेंटर रूम, मसाइल सेंटर रूम, कोई उनकी जो अपनी तस्वीर के मुताबिक कोई जगह उनको अगर नापसंद हो, किसी जगह पे लोगों का जमगट्ठा, कहीं किसी जगह पे कल्चरल प्रोग्राम, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम, वो वहां पहुंच जाती थी अपनी मदरसे की बच्चियां लेके, और फिर वहां पे जाके वो जो भी उनका तरीकाकार था वो करती थी। वहां पे नुक्स अमल पैदा होता था। मुशर्रफ के दौर में इस मस्जिद में ऑपरेशन हुआ, तो एक लंबी सी बात है, सबको मालूम है। अब 2000 अभी 19 तारीख को, 19 फरवरी को, ये जो है जो उम्मे हसन जो है, ये यहाँ से गई हैं कोई 12-14 बच्चियां लेके। अफजाद का ऑपरेशन चल रहा था, जिस तरह आपने देखा पूरे पंजाब के अंदर ऑपरेशन हुआ, और इलीगल और जो इंक्रोचमेंट थी वो उसको गिराया गया है। वहाँ एक मक्की मस्जिद थी जिसको गिराने के लिए पुलिस वहां पे गई हुई थी। तो ये बीबी वहां पे गई है, इनकी पुलिस के साथ तालकलामी हुई है। अब एफआईआर के कंटेंट्स ये हैं कि इस बीबी ने फायरिंग की है और पुलिस की गाड़ी पे जो है वो उसकी 2 बुलेट लगी है। उन्होंने वहां उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मौलवी अजीज साहब, सुना ही है बकौल मौलवी अजीज साहब के कि उनको कहा गया था, उस मस्जिद वालों ने बुलाया था मौलवी अजीज साहब को कि आप आए। लेकिन मौलवी अजीज साहब, चूंकि उनका पसंदीदा काम ये है कि वो खुद आगे होते हैं, किसी को आगे करके खुद पीछे बैठ जाते हैं। बाद में वो क्लाशिंग लेके फिर वहां बैठे रहे मस्जिद के बाहर, आपने देखा। बल्कि दूसरे लफ्जों में कहे तो धमकाते रहे, कभी पुलिस वालों को धमकियां, कभी एजेंसी वालों को धमकियां, कभी वो कुछ उनका लगा रहा। आज फिर वो बीबी जो है वो इतने दिनों से रही है, वो उसमें पुलिस लाकअप में रहे, या आप इसको रिमांड कह ले, रिमांड थी वो। आज जब अदालत में पेश किया उनको, तो अदालत ने उनको बरी कर दिया। और अब वो दोबारा से, आप जो बच्चियों का पूछ रहे हैं, बच्चियां उन्होंने पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी की थी। और मौलाना अजीज साहब ने मुख्तलिफ तंजीमें, क्योंकि इनके तंजीमों के तल्लुकात, वो लश्कर जंगवी हो, उसके बाद आफत सईद की तंजीम हो, उसके बाद अफगान से के अंदर करादम टीटीपी हो, इन सब के साथ इनके रवाबित भी थी। और इन्होंने अपील की थी उनसे कि जी मेरी मदद को आए। और उस पे दो जो जमातें हैं, तहरीक के कलादम, तहरीक के तालिबान, जिसको ये सरकारी तौर पे फितना ख्वारिज कहा जाता है आजकल, उन्होंने और मुल्ला गफ्फार ने, इन दोनों ने इनके जो है वो उस पे दरख्वास्त पे लबैक कहते हुए उन्होंने कहा था हम जहाद के लिए आएंगे या जहाद करेंगे भी। कुछ लोग जो हैं, अब हमारे पास तो गैर सदका खबरें हैं, कुछ लोग जो बन्नू के मामला, जो कल जो कुछ हुआ बन्नू के अंदर, गैर सदका तौर पे को 25 कह रहा है, को 32 कह रहा है, इतने लोग मारे गए हैं, 14-15 दहशतगर्द मारे गए हैं, एक घर के 6 बच्चे मारे गए हैं, उसके बाद 5 फौजी हैं, यानी सारी मिला के को 60 से 65 लोगों की कल बनती है। और कहा जाता है कम अज कम 200 घर, 3 देहात जो हैं, 3 देहात, उसमें 200 घर मुतासर हुए हैं, एक मस्जिद गिरी है। और लोगों का हिसाब कर रहे हैं कि 16 दहशतगर्द, 12 मर्द खवातीन, 6 बच्चे, 5 पुलिस वाले,
और कुछ लोग जो है इसको तादाद को डबल बता रहे हैं। बहरहाल जो भी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमला था ये भी वो मौलवी अजीज साहब वाले से लिंक किया जा रहा है। हम्म। अच्छा सर, ये मौलवी अजीज साहब वही हैं जो मुशर्रफ दौर में बुर्का पहन के बाहर निकले थे? जी वही मौलवी अजीज साहब है। जब मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन हुआ था तो जान बचाने के लिए बकौल उनके अपने कि जान बचाना सुन्नत है, तो मैं उस सुन्नत के ताबे जो है वो बुर्का पहन के वहां से बाहर निकला था। और वो पूरी दुनिया देखा था, मीडिया पे क्लिप्स भी आए थे और वो पकड़े गए थे वहां से बुर्का पहन के भागते हुए। अच्छा सर, आज भी इस बार भी देख ले आप उनको कि वो खुद नहीं, खुद तो वो अंदर से वो धमकियां देते रहते हैं, धूप सेकते रहे वहां बैठ के लाल मस्जिद के बाहर, लेकिन जो बच्चियां पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी करके तो वो जात के नारे मारते रहे और कलादम तंजीमें और इस तरह की तंजीमें उनसे अपील करते रहे जात की वो। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि रियासत इतनी कमजोर है कि ये जो मदरसे हैं या जो मसाजिद हैं अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती। देखिए हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है आजाद सैयद, तो उन्होंने कल परसों प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा जी कि जनरल जहीर अब्बासी जो थे, जनरल जहीर जो है जहीर इस्लाम, वो इस मदरसे के अंदर जाके मिलते रहे। और ये मस्जिद जो थी, आपको याद होगा कि जब 2007 में ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये बैरियर टाउन वाले मलक रियाज हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का सबसे नजदीक आदमी था, ये उसने बना के दी थी। और यहाँ से अगर आपने किसी ने उस एरिया का वाकफ है तो यहाँ से 400 से 500 गज पे एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है, जिसको पाकिस्तान की आंखें कहा जाता है या दबाग कहा जाता है, उसका दफ्तर भी है। और उनको क्या ये जितना असला लहराता रहा है, वो बच्चियां जो आपके सामने डंडे पकड़ के फिरती रही हैं मौलवी अजीज के साथ, सबने देखा अभी भी ये 10 दिन में कि वो लोग जो क्लाशिंको बरदार जो है मौलवी अजीज का, क्या उनको नजर नहीं है? मुख्तसरन ये है कि ये मुल्क जो है मुकम्मल तौर पे यरगमाल बनाया जा चुका है मजहब के नाम पे, और मजहब के नाम पे ही तमाम आग लगी हुई है। वो मस्जिदों में हो, वो मदरसों में हो, वो शहरों में हो, वो चौकों में हो, वो चौरास्तों में हुए। वो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आज भी खुशदार में एक धमाका हुआ, 4 लोग वहां पे मारे गए, 7 जख्मी हुए। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो सिब्बी से लेके ये बोलान का इलाका जो है, 50 किलोमीटर पट्टी जो है, वो वहां पे BLA मुख्तलिफ तंजीमें जो है वहां पे अलग की तंजीमें हैं, उन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ था। वो गाड़ियां रोक के उसके बाद हो रहा था, कल गाड़ियां जो माड़ा जो है उसका इलाका है जो ग्वादर के करीब, वहां कल जो है वो ट्रकों को आग लगाई गई है वहां पे। तो पूरा सिस्टम, पूरा निजाम यरगमाल हो चुका है। लेकिन शायद हुक्मरानों की तरजीहात कुछ और हैं और उनके मामला कुछ आ रहे हैं, कुछ को देखने के तैयार नहीं है। अगर वो तैयार है तो कुछ और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आज बड़ी खबर सोशल मीडिया पे और दूसरी मीडिया ने भी काफ़ी उसके ऊपर रोशनी डाली कि ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, जो काबुल में धमाका हुआ था वो बंदा हमारे हवाले कर रहे। तो पाकिस्तान तो इससे पहले भी काफ़ी लोग अमेरिका के हवाले कर चुका है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक दाना डाला गया है ट्रंप को। तो ट्रंप तो किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वो जब ये बंदे शंदे ले लेगा तो फिर वहीं के वहीं आ जाएगा सब कुछ। नहीं, हमारी तारीख तो बड़ी इस मामले में, हम बदले देने वाली तारीख जो है, हम हजार इख्तलाफ करें तो वो जो है वो क्या नाम है, जमात इस्लामी वाली लड़की जो आफिया सिद्दीकी है, वो किसने दी थी? और उसके बाद आपको याद होगा यही हुकूमत थी इसी जमात की, जब एबल कौंसी दिया गया था, तो दिया तो ये गया होगा, बिल्कुल पकड़ा गया, वो दाश का बंदा जो पकड़ा गया, दिया गया है। लेकिन अगर ये ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने शुक्रिया, उसे पाकिस्तान में पहली बात है कि ये इस तरह के अल्फाज नहीं है, लेकिन अगर उसे शुक्रिया अदा किया तो क्या इस शुक्रिया अदा करने के बाद हम दाश की हिटलिस्ट पे आगे या नहीं आगे? क्या दाश इसका हिसाब हमसे लेगी नहीं लेगी? जब दाश हमसे हिसाब लेगी तो क्या अमेरिका हमारे सामने खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा? अभी आपने देखा कि अमेरिका ने हमें कुछ चंद दिन पहले 370 मिलियन का जो हमें उसने कर्ज दिया है। याद रखिए कर्ज कौन सा था? ये कर्ज था F-16 की जो है मेंटेनेंस के लिए। और F-16 जब खरीदे गए थे तब कहा गया था कि F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अगर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो फिर ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? और अभी रिसेंटली इस्तेमाल हुए। आज बन्नू के बाद की बात खबरें ही चल रही हैं कि मुमकिन है पाकिस्तान फौज जो है ये ऑपरेशन जब अफगानिस्तान के अंदर करेगी, जब ऑपरेशन अंदर करेगी, ये उनकी फौजी मामला हम उसमें नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऑपरेशन करेंगी और दूसरी तरफ से ट्रंप कहेगा कि दाश का बंदा पकड़ के इन्होंने दिया था, तो उसके बाद दाश भी आ जाएगी, तहरीक तालिबान। आपको पता दाश आपके खिलाफ खामोश थी। जो लोग तजिया नगार है वो कहते थे दाश पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब आप ये कहेंगे तो दाश भी आ जाएगी। दूसरा उधर से जब बमबारी करेंगी, $7 बिलियन के वो
बिलियन डॉलर के वो अपने असला मांग रहा है, बेचारा वो बमबारी करेगा, आपके वो अफसरों को उन्होंने दोबारा उनकी मेंटेनेंस हो जानी है, तो फिर आप इसका सारा जो है ना ये एक तांदूर बन जाएगा और हालात जो आने वाले वक्त में शायद कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, जो अ, ताकतवर लोग हैं, ये मौजूदा गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपकी भी किसी वक़्त भी छुट्टी करा देंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी तो? देखिए हुक्मरान की तो चीज नहीं है ना, देखें ये तो किस तरह लगाए लाए गए हैं, एक किस तरह इलेक्शन जीते हुए हैं, वो कांग्रेस में केस वो भी चल रहा था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह का रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसमें कोई किसी दूसरे की तरफ क्यों जाते हैं, नून लीग के अंदर से आप वो गुजरावाले वाला जो है क्या नाम है उसका, दस्तगीर, उसका बयान सुन लें, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक का बयान सुन लें कि इलेक्शन कैसे हुए थे। वो जावेद जो है उसका क्या नाम है, शेखुपुरा से उनका एक है नून लीग का, हाँ। लतीफ लतीफ जावेद, लतीफ़ जवेद, जवेद उसका लतीफ़। बयान आप सुन लें, तो इनको अपने अंदर से बताने वाले बहुत सारे कि इलेक्शन कैसे हुए हैं। और दूसरी बात अगर किसी को याद हो तो वो गूगल करके चेक कर ले, जिसने हुकूमत बनाने के लिए बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दिन उनके लटके हुए चेहरे देख लें इन दोनों इत्यादियों के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा हुकूमत बनाई नहीं थी, हुकूमत इनके गले में डाली गई थी। और हुकूमत गले में डालने की बात यह है कि हर बार दिन उसमें वजन डाल दिया जाता है और कल परसों 26 वजीर और बना दिए गए हैं। तो हुकूमत इनके गले में डाली गई है और डालने के बाद फिर इनके साथ काम किया जा रहा है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये तमाम ये हुकूमत जो है, जो जिस तरह बनाई गई है, लाई गई है, जो आने वाले हालात में बन रहे हैं, इस रीजन की सियासत जो नजर आ रही है, उसमें लगता ये है कि इस हुकूमत को से बड़ा कोई काम लिया जाएगा, लेकिन काम वो शायद पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। अच्छा, ये आपने शुरू में बताया कि जिस तरह मज़हबी नफ़रत में इज़ाफ़ा हो रहा है और लोग जो है बगैर सोचे समझे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इससे अहमदी भी पाकिस्तान में मुतासर हो रहे हैं। ये कवानीन ख़त्म करने काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान में जो बन चुके हैं इस वक़्त? देखिए कोई अहमदी किसी, जहां तक मेरी मालूमात है, किसी अहमदी को ना इन कानून को खत्म करने की कभी किसी ने बात की है, ना कभी किसी जगह पे कोई बात हुई है। बात यह है कि कानून की तशरीह कौन कर रहा है, इन्हीं कानून पे जैसे मंसूर अली शाह की जो है वो जजमेंट मौजूद है, पहले से जजमेंट मौजूद है। क्या वो जत्थे, वो ग्रुप, मैंने एक दफा एक प्रोग्राम में कहा था कि एमजीओ के खिलाफ असेंबली कानून नहीं बनाती है, एमजीओ के खिलाफ कानून वो मौलवी बनाता है कि जो एमजीओ के घर में बकरा बांधा वो देखता है और उसके बाद वो फर्ज करता है कि ये बकरा कुर्बानी का है, ये बकरा सदके का है, तो वो फर्ज करता है। किस जगह दुनिया का कौन सा कानून है जहां जाके किसी को घर के अंदर बैठा हो, पाकिस्तान में एफआईआर काटी जाती है कि 4 बंदे बैठे हुए थे और पुलिस ने छापा मार के पकड़ लिया, वो चोरी की जो है वो आपस में मनसूबाबंदी कर रहे थे। तो इसी तरह का यहाँ के घर के अंदर बैठे हुए थे, वो नमाज की नीयत कर रहे थे, तो एफआईआर देख ले, नमाज की नीयत कर रहे, जुमे की नमाज की नीयत कर रही थी। तो चीज ये है कि कानून से कानून, पहली बात ये है कि जो कानून है उस पे तो अदालतें क्या कर रही हैं, वकील क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है। आपने देखा होगा कि जब केस लगा सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी वाला, तो जनाब जस्टिस फायज ईसा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को चैम्बर बुला के, यानी तरीकाकार ये था कि आप मुखालिफ पार्टी को बुलाएं, मुखालिफ पार्टी को समन करें, उनको बुलाएं, उनका वकील हो या वो जाती तौर पर को बड़ा पेश हो, तर्जमान पेश हो, कोई नुमाइंदा पे, एक वहां किसी को नहीं बुलाया गया। मौलाना फजलुर रहमान को बैठा के उसके बाद वो जजमेंट उनसे लिखवाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन एमजीओ के खिलाफ कानून असेंबली का हो या ना हो, जो मौलवी जिसकी तशरीह करते हैं और तशरीह करने के बाद फिर पुलिस उनके साथ मिल जाती है और जो मौलवी कहते हैं वही होता है और वही पे एफआईआर काटी जाती है। सर, आपका वकालत के शोबे से ताल्लुक है, थोड़ा-सा बताएँ कि हमारा वकालत का सिस्टम नहीं चल सका, हमारा जस्टिस सिस्टम नहीं चल सका, उसकी वजह क्या है? देखें, हमने बड़ा नजदीक से देखा जब इफ्तिखार चौधरी साहब दोबारा बहाल हुए, ये जो दौर चल रहा है इस दौर में, उसके बाद उन्होंने जो वो सिविल कोर्ट्स अलग की, फैमिली कोर्ट्स अलग की, रेड कोर्ट्स अलग की, उसके बाद फिर मखसूस अदालतें बनी, सुबह की अदालतें अलग हुई, शाम की अदालत हुई, उसके बाद हाई कोर्ट्स नहीं बनी, जजेस है। लेकिन जो काम ना हुआ तो वो ये था कि इंसाफ नहीं मिल सका। अभी एक आपने देखा होगा कि लाहौर में एक बंदे ने चंद दिन कबल नेस्ले कंपनी में काम करता, 9 साल केस लड़ने के बाद, घर गाड़ी सब बेचने के बाद उसने वहां आग लगाई है। तो वहां के जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने ऑर्डर किया है
ये नहीं कहा कि उसके केस के साथ नासाफी की हुई थी, उसकी बच्चों को रिलीफ दिया जाए, उसकी बीवी की जो है इसके साथ इसकी जिंदगी का गुजारा किया जाए, उसकी बीवी को साथ दिया। उन्होंने गेट की सिक्योरिटी सख्त कर दी और ऑर्डर कर दिया कि आइंदा के बाद कोई पेट्रोल लेके अंदर दाखिल हो सके। ये है इंसाफ का तरीकाकार। बाकी ये है कि जज कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं अदालतों, इन्हीं फिरकों से, इन्हीं सियासी जमातों से, इन्हीं ग्रुपों से। वकील हैं, जज है, वो इसी से आते हैं। फिर अदालतों के अंदर भी जाके आप देखते हैं कि अदालतों के अंदर क्या तरीकाकार करा, किसा चल रहा है, पूरी दुनिया देखती है। आप 148 नंबर पर पहुंचे हैं, ये एक रात में नहीं पहुंचे हैं, ये आपकी बड़ी कोशिश है, मेहनत है, और 70 साल का आपका जो है वो उसके बाद आप जाके पहुंचे हैं। तो इंसाफ नाम की चीज नहीं है। इंसाफ लेने के लिए वो उम्र खिजर चाहिए और कानून को खजाना चाहिए। सर, एक जज तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत का केस सुनते हुए डरता है और वो तारीख पर तारीख दे देता है। कल भी इसी तरह हमारे पास इत्तला है कि फिर एक तारीख दे दी गई कुछ लोगों की। ये बताइए कि कौन फिर देगा इंसाफ? इसका मतलब ये 298 सी 295 सी जेल में बैठे रहे सारी जिंदगी? देखें, आपने देखा होगा कि अभी पिछले से खबरें चल रही थी, बल्कि प्रोग्राम किया, एक आजाद सैयद ने प्रोग्राम किया, उसके बाद मरीज जंगी ने प्रोग्राम किया कि इस्लामाबाद के अंदर एक मुनज़्ज़म ग्रुप है, रहीम राव के नाम से वकील है, हाँ। कि वो मुख्तलिफ लोगों को, अच्छा मैं मजे की बात यह है कि मुझसे भी बहुत दफा रब्ता हुआ, मुझे भी ट्रैप करने की कोशिश की गई है। तो वो मुख्तलिफ लोगों से ट्रैप करके, कोई बीबी थी वो बात करती थी, फिर उसके बाद वो लंबी चौड़ी कहानी है कि जी उनको व्हाट्सएप पे कुछ चीजें भेजी जाती थी, फिर वापस उसको कहते रीसेंड करने के बाद एक क्या करते थे कि उसको वहां पे फिर वो करोड़ों रुपए वहां से कमाए भी गए हैं। उसके बाद FIA शामिल थी, उसके बाद ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, और उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग है, इस तरह की जो है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। HRCP की रिपोर्ट है, 2-4 प्रोग्राम हो चुके हैं। मनीष जंगी ने जब प्रोग्राम किया उसको भी कत्ल की धमकियां, उसको तो सालत का उसमें जब इस तरह के मामला थे, पूरा पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी इकॉनमी बन चुकी है। उस ब्लास्फेमी इकॉनमी में ये है कि जो मौलवी FIR कटवाता है उसके पाँव में टूटी हुई चप्पल होती है, और वो हर तारीख पे आते हुए गांव मोहल्ले से वो करता क्या है कि चंदा इकट्ठा करता है। चंदा इकट्ठा करके उस वकील को फीस ही मिलती है। वकील, उसकी वजह से वकील को वो 2-4 गांव से जो लोग आते हैं, वकील की वहां पे उन लोगों में जान पहचान हो जाती है, फिर वहां से केस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लास्फेमी एक इकॉनमी बन चुकी है, और इकॉनमी में बहुत सारे लोगों की, मैंने कहा कि जब FIR को कटवाता है, कुछ केस मैंने किए हुए, वकील जब वो जो बंदा जो मौलवी जो FIR कटवाता है, ले में FIR कटवाता है, तो केस मुकम्मल हो जाता है, उसके पास गाड़ी भी हो जाती है, घर भी हो जाती है, और वो काली वेस्टकोट भी पहनना शुरू कर लेता है। जबरदस्त, अच्छा बताया आपने। अच्छा, आखिर पे हमारे देखने वालों को ये बता दें कि अमेरिका के कहने पे कोई इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, या अभी ये बातचीत चलती रहेगी, या ये पता रखा हुआ है कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए, अभी इसकी जरूरत नहीं है? मारा साहब, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, देखें मैं बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि 70 में भुट्टो को बचाया गया था, भुट्टो को इक़्तिदार दिया गया था, और बड़ा कमजोर इक़्तिदार था। आप देखें अक्सरियत वालों को अलग कर दिया गया था, और बांग्लादेश किसी अच्छे से नहीं टूटा था। यही जो बातें आज हो रही हैं 70, 72, 74 में, ये वो गांठें तब लगाई गई थी, और ये प्लानिंग तब हुई थी। आप तब जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है ना, वो अफगानिस्तान फतह करने जा रहे थे, आज अफगानिस्तान आपको फतह करने आ रहा था। तब आप अपने लिबास, शक्ल, सूरत अफगानी की तरह बना रहे थे, आज अपने F-16 लेके जा रहे हैं। ये आज से 50 साल पहले जो खेल शुरू किया गया था, ये उसी खेल का अगला एपिसोड है। जहां तक इमरान का तल्लुक है, मैं समझता हूं, मैंने पहले कहा कि इस रीजन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीलियां आएंगी, और मुमकिन है कहीं पे राइट साइजिंग, कहीं पे कुछ और मामला हों, तो इमरान को किसी ऐसे वक्त में लेके आया जाएगा जब इनके सर से पानी जो है वो पार हो चुका होगा, और ये आने वाले 3 से 4 साल में ये काम हो जाएगा। और इसका जो अब जब हम 10 साल 15 साल पहले कहते थे, तो शायद शक्ल इतनी वाज़ेह नहीं थी। आज बहुत सारी चीजें हमें दीवार पर लिखी हुई और अमली तौर पर नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, एक हमारे पास भी इतला है कि कोई ऐसी गेम डाली जा रही है अगले चंद दिनों में, 12, 14, 15 तारीख के दरमियान कोई मजहबी ऐसा खेल खेला जाएगा दोबारा। वहाँ पे ख़त्म नबूवत कार्ड, कादियानी कार्ड, अहमदियों के मतलब नफ़रत अमेज़ कोई गेम डालने की कोशिश की जाएगी।
और इस पर आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा। अल्लाह करे कोई ऐसा मामला ना हो, क्योंकि पहले ही जो मज़हबी तौर पे पाकिस्तान के हालात है वो ठीक नहीं है। कुछ खबरें हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि वक़्त के साथ-साथ आपको बताते रहेंगे। जो हालात अभी आपने सुने, मुकम्मल रिपोर्ट इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। अब पुलिस की गाड़ी के सामने आप बंदूक निकाल लेंगे, फायर करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, फिर छोड़ देगी, तो वहाँ पे कवानीन कहाँ गए? एक जगह पे गिरफ्तारियाँ होती हैं, जी यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ी जा रही, एक जगह पे गन निकाल ली, लोगों पे हमला कर दिया। फ़र्क आप खुद देख, ये हालात बने हुए। बेकसूर लोगों को जब आप गिरफ्तार करेंगे और फिर ये भी कहेंगे कि इस मुल्क में कोई अल्लाह की रहमत नज़र आए, तो फिर ढूँढ के देख लें, आपको नज़र नहीं आएगी, हमें भी नज़र नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करा लें, जुड़े रहें।